रिफ्ट के खुलने से पब्लिक में इंटरेस्ट बढ़ गया है। रिपोर्टर्स उसके घर के बाहर जमा है। एजेंट्स और एसोसिएशन स्टाफ सुरक्षा कर रहे हैं। बांग ग्योंगू गुस्से में है क्योंकि किसी ने एरोगेंस दिखाते हुए पहले ही रिफ्ट में प्रवेश कर लिया। बांग ग्योंगू की शक्ल यनहू सोलो लेवलिंग जैसी है, लेकिन हेयरकट साफ सुथरा है। प्रोटैगनिस्ट किम ह्युन वू है, जिसके ब्लू हेयर है। वो दोजान के फैमिली बचाने के एक्शन से सिंपैथाइज करता है, लेकिन स्योंगू को ये बात माननी मुश्किल लगती है। वो दोजान पर ग्रीडी बिहेवियर का आरोप लगाता है और कहता है कि अगर वो रिफ्ट में मर गया तो मॉन्स्टर वेव अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। होनवू गिल्मा से ओपिनियन मांगता है और गिल्मा कहती है कि प्रोटोकॉल्स के हिसाब से काम करें। होनवू पूछता है कि हाल ही में क्यों रिफ्ट पूरे वर्ल्ड में यूएस, चाइना, स्विट्जरलैंड, टर्की, यूके जैसे देशों में आ रहे हैं। ये एक वजह है कि गिल्मा के लिए इतने सारे रिफ्ट्स को एक साथ मैनेज करना इतना मुश्किल हो रहा है। ऐसा फिनोमेनन रोज नहीं होता। फिर भी कुछ देशों ने इसे आसानी से कंटेन कर लिया, लेकिन साउथ कोरिया में हालत काफी खराब है क्योंकि उनकी समस्या एक आदमी की वजह से डिजास्टर बन सकती है। स्योंगू इतना गुस्से में है कि वो उस बंदे को पीट डालना चाहता है जिसने पहले ही रिफ्ट में घुस गया और अब खुद को बाहर निकालने की भी गुहार लगा रहा है। गारगेंचुअन पर्पल गेट के दिखने को अब 28 दिन हो गए हैं, ठीक वैसे ही जितने दिन से दोजन अंदर है। हीरो एसोसिएशन डर गई है और इसे लेवल 1 वेव की चेतावनी दे चुकी है। दोजन की पहचान अभी प्राइवेसी के कारण दुनिया के सामने नहीं आई है, इसलिए उसे अभी तक ऑर्डिनरी पर्सन कहा जा रहा है। दुनिया के बाकी हिस्सों को दोजन की पहचान का पता नहीं है, लेकिन मनी लैंडिंग संगठन का बॉस जल्दी ही इस बात को समझ गया और उसने अपनी असिस्टेंट से दोजन के इन्वॉल्वमेंट की जानकारी कंफर्म करवाई। किम यांगू, जो अध्यक्ष हुआंग चोंग का राइट हैंड है, जांगाब से दोजन की सर्वाइवल चांसेस जानना चाहता है। हाँ, मैंने वन पीस का भी जिक्र किया, जो इस चैनल का एक मजाकिया रिवाज है। असिस्टेंट के मुताबिक एक ऑर्डिनरी पर्सन के पास बचने का 8% से भी कम मौका होता है, लेकिन दोजन को ऑर्डिनरी पर्सन मानकर जांगाब के चेहरे पर हंसी आ जाती है क्योंकि वही रेगुलर आदमी उसके आदमी को अस्पताल में भर्ती करवा चुका है। जांगाब अवेकेंड व्यक्ति के सर्वाइवल चांसेस के बारे में भी जानना चाहता है। असिस्टेंट कहता है कि यह हीरो के लेवल पर निर्भर करता है और बिना सही जानकारी के फैसला करना मुश्किल है। हुआंग चोंग भी मानता है कि फाइटिंग एबिलिटी और सर्वाइविंग एबिलिटी अलग होती है, फिर रिफ्ट में होना एक अलग कॉम्प्लिकेशन है। वैसे भी ये तय है कि वह शख्स अपनी आदतों से नहीं बदला। जांगाब अपने स्वार्थ के लिए दोजन के परिवार को बचाना चाहता है, ताकि अगर वह वापस नहीं आया तो उनके अंग बेच सके और अगर वापस आया तो उसका कर्ज बढ़ा सके। सीन फिर से उस मेस्मराइजिंग वर्ल्ड ट्री पर आता है जहां दोजन अपनी ट्रेनिंग में फुल स्पीड से लगा है क्योंकि उसका शरीर अब फ्लेम माना से भरा है। उसे नहीं पता कि कितना समय बीत चुका है, लेकिन उसने सैकड़ों फायर स्टोन्स अब्सॉर्ब कर लिए हैं। अब उसके पास इतना फायर माना है कि वह उसे अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकता है और उसकी फ्लेम रेजिस्टेंस भी बढ़ गई है। अपने पुराने और अभी के फायर एट्रीब्यूट की तुलना करता है तो लगता है कि उसने थोड़ी बहुत मास्टरी हासिल की है। तेजान वर्ल्ड ट्री के साथ एक टेंडर मोमेंट शेयर करता है क्योंकि यह हमेशा उसकी मदद करता रहा है। उसने अपने माना स्टोन्स रखने के लिए पत्तियों से एक छोटा बैग बनाया है। उसे पता है कि शायद वह फिर कभी इस डिवाइन ट्री से नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर कभी ट्री खतरे में होगा तो वह अपनी जान से उसकी रक्षा करने को तैयार रहेगा। उस रात दोजन रिफ्ट से बाहर आता है, पूरे स्वस्थ। आसपास कोई नहीं दिखता क्योंकि लोग सोचते हैं कि वह मर चुका है, पर मॉन्स्टर वेव आ सकता है। लेकिन उसे पास में किसी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का एहसास होता है। वो उन्हें खोजने दौड़ता है और दो एजेंट्स, एक गुस्से में और दूसरा आराम से, हनवो और स्योंगू से मिलता है, जो एसोसिएशन के प्रतिनिधि लगते हैं। दोजान गुस्से में एक फ्लेम बॉल बनाकर हवा में फेंकता है जिससे धमाका होता है। दोनों एजेंट्स आग की आवाज सुनकर वहां दौड़ते हैं और कुछ लोग डर के मारे खड़े होते हैं। दोजान अपनी आग की शक्ति से खुश है और अपने पुराने दोस्त तस्कर की याद करता है, जो सबसे ताकतवर फायर मेज था। अचानक हनवू को रिफ्ट के असामान्य व्यवहार का एहसास होता है। वे देखते हैं कि रिफ्ट धुंध में गायब हो गया है। दोनों एजेंट साइट पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि रिफ्ट का कनेक्शन खत्म हो गया है। दोजान बिना किसी दिक्कत के अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर बढ़ता है। अगले दिन खबर आती है कि मापो के रिफ्ट ने 1 महीने तक अस्तित्व बनाए रखा, लेकिन 29 दिन बाद गायब हो गया। ये साबित करता है कि हीरो एसोसिएशन की मॉन्स्टर वेव की चेतावनी गलत थी। वे नहीं जानते कि रिफ्ट क्यों अचानक गायब हुआ और इसकी जांच कर रहे हैं। उसी समय आग लगने की घटना की भी जांच हो रही है। लोग यह मानते हैं कि दोजन मर चुका है और यह उसके कर्मों का परिणाम है, लेकिन असल में वह छिपा हुआ है और लोगों की प्रतिक्रियाओं को देख रहा है। दोजान को यह जानकर दुख होता है कि वह वर्ल्ड ट्री से फिर कभी संपर्क नहीं कर पाएगा। हालांकि वह ट्री की रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन उसकी जिंदगी में एक और चीज बची है जिसे वह बचा सकता है। फिर कहानी
HCS राजधानी में वापस आती है, जहां कुछ लोग दोजन की मौत की खुशी मना रहे हैं और वे उसकी दादी और बहन को भी खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। चांग साहब लोगों को दबाने में माहिर है। एक व्यक्ति बहन को बड़े होने तक छोड़ने की बात करता है ताकि उसका इस्तेमाल कर सके। उनकी बातें सुनते हुए अचानक एक परिचित आवाज आती है जो उनके बॉस को मांगती है। सीन कट जाता है और चांग अप को उसके दिन की दिनचर्या करते हुए दिखाया जाता है। खुश की दोजन अब मर चुका है। उसका असिस्टेंट अपनी अपॉइंटमेंट्स देखता है जिसमें सिर्फ लंच के लिए एक CEO से मिलने का कार्यक्रम है। वह खुश है क्योंकि रात को वह मदाम कांग के क्लब में पार्टी करेगा, लेकिन जैसे ही वह बिल्डिंग में चढ़ता है वह अपने आदमी को खेल खिलौने की तरफ फेंके हुए पाता है। उनके शरीर से खून टपक रहा है। इसके लिए जिम्मेदार वही व्यक्ति है जिसे वह मर चुका समझता था। दोजान उसे जमीन पर फेंकता है और गंदे चांगअप को कुत्ते की तरह रेंगने का आदेश देता है। यह आदेश सुनकर कंपनी का अध्यक्ष डर के मारे कांप जाता है। दोजान असली नेता की तरह अपने स्थान पर बैठता है और फिर चांगअप को फिर से कुत्ते की तरह रेंगने को कहता है। चांगअप आदेश का वजन समझते हुए धीरे धीरे रेंगता है। दोजान निर्दय होकर उसे जानवर की तरह बनाने के लिए बार बार भौंकने का आदेश देता है। चांगअप अपमानित होकर भौंकता है। वह इंसानों से कम हो गया है, ठीक वैसे ही जैसे वह अपने लोगों के साथ करता था। दोजान बताता है कि ऐसे घटिया लोग सरफेस पर ओबीडियंट बने रहते हैं, पर मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंप देते हैं। अपना गंदा नाम लेकर वह आदमी को बताता है कि उसने ऐसे सेकेंड रेट इंसानों से निपटने के कई अनुभव लिए हैं। चांगअप मर्सी के लिए प्लीड करता है और लॉयल कुत्ते की तरह सर्व करने को तैयार है, लेकिन दोजान ने सुनना बंद कर दिया और उसके चेहरे पर जोरदार स्लैप मारा। इतना जोरदार थप्पड़ उसके सांस उड़ा देता है और खून निकलने लगता है। उसकी असिस्टेंट ये सब देख रही थी जब उसका नाम लिया गया। दोजान उसे कंपनी का नया बॉस बताता है और सलाह देता है कि ऐसे घटिया इंसान के नीचे काम करना बंद कर दे। जानते हुए कि ये लोग किसी का भी पीछा छुड़ाने को तैयार है, वह असिस्टेंट को चांगअप को मारने की पूरी परमिशन देता है, लेकिन ये काम उसके लिए बहुत भारी है। असिस्टेंट माफी मांगता है और कहता है कि उनके लीडर के बहुत कनेक्शंस हैं, इसलिए अगर चांगअप की जगह कोई और बॉस बना तो बहुत बुरा होगा। उसकी तरफ से असिस्टेंट दोजान से एक और बार मर्सी मांगता है, लेकिन दोजान सिंपल वर्ड्स पर नहीं खेलना चाहता। वह सुझाव देता है कि चांगअप के शरीर को बैरल में लपेटकर सबूत मिटाकर अनंत समुद्र में फेंक दिया जाए। आखिरकार ये काम इन लोगों की स्पेशलिटी है। जब बॉस के सर्वेंट्स तैयार नहीं होते तो दोजान एक अलग तरीका अपनाता है। वह पूरे ग्रुप को धमकी देता है कि अगर आदेश नहीं माने तो उन्हें गेट में मॉन्स्टर फूड के तौर पर फेंक दिया जाएगा। बस इतना सुनते ही चांगअप पूरी तरह टूट जाता है। वह अब और नहीं सह सकता और जान बचाने के लिए बार बार मिन्नतें करता है। वादा करता है कि कभी बिट्रे नहीं करेगा और हमेशा दोजान के नीचे काम करेगा। इससे हीरो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो चाहता था कि चांगअप को यही मार दे और अपनी सारी परेशानियां खत्म कर दे, लेकिन इस जिंदगी में कुछ बदला था। दोजान खुद स्वीकार करता है कि वह पहले की तरह कठोर नहीं रहा, इसीलिए इस बार वह उसे मौका देता है और हाथ बढ़ाता है। मुझे यकीन है कि चांगअप अब इतने धार्मिक हो जाएगा कि भगवान से प्रार्थना करेगा कि वह दोबारा दोजान को परेशान न करे। वह हीरो का हाथ पकड़ता है और बिना शर्त सेवा करने का वादा करता है। पर रुकिए, कुछ अजीब है। उसके हाथ में भयानक गर्म आग लग गई है। हाँ, दोजान नरम तो हुआ है पर अब भी बेरहम है। वह आदमी की आंखों में देखकर बताता है कि ये आखिरी मौका है। दोजान फिर उसका हाथ पूरी तरह से तोड़ देता है, उसे जलाकर राख बना देता है। बैठक खत्म होते होते वह वहां से चलता बना उस आदमी की दर्दनाक चीखों को अनसुना करता। उसने उन्हें अंतिम चेतावनी दी कि अगर कोई भी फिर से उसके परिवार के रास्ते में आएगा तो वह खुद उसकी मौत सुनिश्चित करेगा और उनकी नई जिम्मेदारी होगी कि वे अपनी पूरी जिंदगी उसके परिवार की सुरक्षा करें। अब विश्वास के अनुसार एसईओ दोजान एक नाम मात्र था जो रिफ्ट के साथ गायब हो गया। असल में वह स्थानीय WA मैकडोनल्ड्स में खाना खा रहा था। सरकार, हीरो एसोसिएशन और मीडिया ने उसे जैसे कोई पुरानी खबर मानकर इग्नोर कर दिया। जो आदमी रिफ्ट में गया था उसे मरा माना गया। भले ही वह बाहर आकर जिंदा होने का दावा करे, कोई विश्वास नहीं करेगा और अकेले रिफ्ट मिशन के बाद सामने आना उसके लिए सिरदर्द से कम नहीं था। वह सबड्यूड कुत्ता होम चांग अभी भी उसकी मदद कर रहा था ताकि वह एक नया और सही घर खोज सके जहां आराम से रह सके। दोजान को आखिरकार अपनी बहन को स्वादिष्ट फास्ट फूड खिलाने का मौका मिला। उसने उसे बेहतर इलाके में जाने की योजना बताई जिससे वह बहुत खुश हो गई। अब वह किंडरगार्टन जा सकती है और अगले साल एलिमेंट्री स्कूल में दाखिला ले सकती है। जब स्कूल की बात आई तो छोटी यूनियन का मूड खराब हो गया। दोजान चिंतित हो गया। वह तो जानवरों का संहार करने वाला योद्धा था, बच्चों की देखभाल करना उसकी क्षमता से बाहर था। उसकी बहन ने बताया कि दूसरे बच्चे उसे अनाथ कहकर चिढ़ाते हैं। उसकी प्यारी बहन की यह बात सुनकर दोजान का दिल टूट गया। अगर वह मीन किड से दोस्ती नहीं करना चाहती तो उसकी मर्जी है, वे छोटे बटेरे को बर्बाद कर देगा। जानकर कि उसे किंडरगार्टन नहीं जाना पड़ेगा,
यूनियोंग बहुत खुश हो गई। दोजन मन ही मन योजना बना रहा था कि अपनी छोटी बहन को एक प्रेस्टिजियस प्राइवेट स्कूल में भेजे जहां कोई उसे नीचा न दिखा सके। उसी रात एससीओ दोजन ने जाना कि किम योंगू ने उसकी दादी और बहन को एक अनजान मोटेल में रखा था जबकि वह लिफ्ट में फंसा था। ग्लास का बदमाश ऑलमोस्ट टूट गया था माफी मांगते हुए। वह कहता है कि मोटेल उनकी कंपनी के नियंत्रण में है, इसलिए सुरक्षित है। दोजान के पास लाकिस से उलझने की ऊर्जा नहीं थी, इसलिए वह कमरे में गया और एक बार फिर अपनी दादी से मिला। छोटी यूनियोंग ने उसे बेर हक दिया और दादी ने उसके हाथ पकड़ लिए। आंसू बहा रही थी। वह बस खुश थी कि उसका पोता जिंदा वापस आ गया। पहले हार्डन वॉरियर थोड़ा हैरान था पर फिर परिवार की गर्माहट महसूस कर मुस्कुराया। छोटी यूनियोंग को मैकडॉनल्ड्स बहुत पसंद आया था, इसलिए वे वहां अक्सर खाना खाते थे। आज उसने भाई से पूछा कि हीरो का काम क्या होता है। जब पूछा गया कि क्या उसे अच्छा लगता है कि उसका भाई हीरो है तो यूनियोंग ने सहजता से कहा, नहीं, हीरो होना कूल है, ताकतवर होना कूल है, पर वे मॉन्स्टर से लड़ते समय हमेशा खतरे में रहते हैं, कभी कभी तो मर भी जाते हैं। और वह चाहती है कि उसका भाई दादी और उसके साथ लंबे समय तक जिए। दोजान तो अनगिनत रक्तपात का आदी था, पर किसी की उसके लिए चिंता करने का एहसास उसके लिए नया था। पुरानी दुनिया में वह आखिरी इंसान बचा था। उसने ऐसे मॉन्स्टर्स से लड़ाई की थी जिनका अंदाजा भी नहीं था। इस दौरान उसने बहुत कुछ खोया। अब जब उसे दूसरी दुनिया में दूसरा मौका मिला है, उसके साथ कुछ बहुत कीमती चीज आई है। वे भावनाएं जो वह भूल चुका था फिर से जाग रही हैं। शायद इस दुनिया में वह खुश रह सकता है। शायद वह सिर्फ खुशी और प्यार के साथ एक शांत जिंदगी जी सकता है। जब वह अंदर से गर्माहट महसूस कर रहा था तभी कोरिया हीरो एसोसिएशन बुरी तरह अस्थिर था। नेट वोंग, जो कोरिया हीरो एसोसिएशन के संस्थापक और वर्ल्ड हीरो फेडरेशन के निदेशक हैं, रिफ्ट की घटना या उसके न होने को लेकर तनाव में थे। उनकी सबसे अच्छी टीमें साइट की जांच कर चुकी थी पर कोई नई जानकारी नहीं मिली थी। अपनी टेरिटरी के बारे में क्लूलेस होना उन्हें परेशान कर रहा था। ये सोचकर भी डर लग रहा था कि अचानक गायब हुआ रिफ्ट फिर से कहीं भी प्रकट हो सकता है। उनकी असिस्टेंट ने उनके वरीज से सहमति जताई और कहा कि अगर एक बड़ी वेव आती तो चिंता कम हो जाती। कम से कम अननोन वेरिएबल्स के बारे में नहीं सोचना पड़ जाता। डायरेक्टर ताइवांग ने उसकी बात बीच में काट दी और गुस्से से कहा कि वे लकी हैं कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। ना ताइवांग दुनिया के 100 सबसे सम्मानित और ताकतवर हीरोज में से एक है। ये माना जाता है कि अगर वह राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होते तो सबसे ज्यादा वोट पाते। उनकी बात और प्रभाव से देश के बड़े कंग्लोमरेट्स भी गिर सकते हैं। सौभाग्य से उनका दिल सत्ता या धन में नहीं है। उनकी एकमात्र चिंता अपने लोगों की सुरक्षा है। मतलब वह सच में एक जेन्युइन लीडर है। भले ही समय लगे, वह रिफ्ट के पेरीमीटर की थरो इन्वेस्टिगेशन चाहता है। आसपास के लोग पहले ही अपनी प्रॉपर्टीज एसोसिएशन को बेचने के लिए राजी हो चुके हैं, इसलिए यह कोई समस्या नहीं होगी। ताइवांग चाहता है कि प्रभावित लोगों को मार्केट प्राइस से अधिक पैसे दिए जाएं ताकि इनकन्वीनियंस का कुछ मुआवजा हो। सभी रिलायबल सोर्सेज ने बताया कि अलग अलग देशों में मल्टीपल रिफ्ट्स हो रहे हैं। यह देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा तो चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना पहले से ही अपने रिफ्ट्स को कंट्रोल करने की स्टेजेस में है। बड़े देशों में यूनाइटेड किंगडम सबसे बड़ी समस्या का सामना कर रहा है, जबकि अन्य रिफ्ट्स को वेटरन हीरोज ने साफ किया। यूके टीम बुरी तरह नाकाम रही। 1 महीने की मिशन यूके रिफ्ट को खत्म करने की आखिरकार एक भयानक हार में बदल गई। यूके रिफ्ट वेव की घटना आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है।